गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपत राजनागर। तो इस चैप्टर में अपन ने नर मादा जनन तंत्र का डायग्राम बना लिया था और मादा जनन तंत्र में जो भाग पाए जाते हैं उनका अपन ने स्टडी कर लिया था। उसमें से फर्स्ट पॉइंट अंडाशय है। अंडाशय के बारे में थोड़ा अपन ने देख लिया था कि अंडाशय क्या होता है। एक तो प्राथमिक जननांग होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, एक जोड़ी होता है। ये उदर गुहा के अंडाशय गर्त में स्थित होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। और अंडाशय जो श्रोणीय भित्ति होती है और गर्भाशय जो स्नायु होता है उनसे जुड़ा होता है। साथ साथ में अपन ने कहा कि इसमें मेल गेमिट्स फीमेल गेमिट्स का और साथ साथ में एस्टेरॉयड हार्मोन का स्त्रवण होता है। अंडाशय की संरचना की बात करी तो अपन ने इसमें लिखा था अंडाशय की जो आंतरिक संरचना का अपन अध्ययन करेंगे, तो अध्ययन करने के लिए इसका अनुप्रस्थ काट लिया था। तो ये अनुप्रस्थ काट का आरेख है और इस अनुप्रस्थ काट को घेरे हुए निम्न आवरण पाए जाते हैं। मतलब कह सकते हो कि जैसे ही अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का आवरण का अध्ययन करते हो तो इसमें बाहर से अंदर की ओर 3 आवरण पाए जाते हैं। सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसको विसरल पेरिटोनियम कहा जाता है। मध्य परत जनन उपकला कहलाती है, जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है। और सबसे आंतरिक परत जो होती है उसको क्या बोला, अंदर से बाहर की ओर बोल रहे हैं। बाहर से अंदर की ओर 3 परतें पाई जाती है। सबसे बाहरी परत विसरल पेरिटोनियम, मध्य परत क्या होगी जनन उपकला, और सबसे आंतरिक परत कौन सी हो जाएगी ट्यूनिका एल्बुजिनियम। कौन सी हो जाएगी? 3 परतें होगी भैया, ट्यूनिका एल्बुजिनियम होगी। उसके बाद अपन बोले तो कि जो अंडाशय होता है वो सॉलिड होता है और इस अंडाशय के अंदर क्या होता है सघन क्षेत्र पाया जाता है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। जो अंडाशय का जो परिधि वाला भाग है, ये अंडाशय का जो परिधीय वाला भाग है, इस भाग को कोर्टेक्स भाग कहा गया है। और जो अंदर का जो मिडिल वाला भाग है उसको मेडुला कहा गया है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो अंडाशय का परिधीय भाग है, अंडाशय का जो परिधीय भाग है उस परिधीय भाग को, पेरिफेरल भाग को, अंडाशय के परिधीय भाग को कोर्टेक्स भाग कहा जाता है। और इस भाग में रेटिकुलर तंतु व तरकु तंतु, इलास्टिक तंतु व अरेखित पेशियां पाई जाती है। और इस भाग में मुख्य रूप से क्या संपन्न होता है? इस भाग में मुख्य रूप से अंड जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कॉर्टेक्स भाग में मेनली अंड जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? अंड जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सेकंड भाग जो मिडिल वाला जो पार्ट होता है, मिडिल वाला पार्ट कैसा होता है उसको मेडुला कहा जाता है। मध्यस्थ भाग होता है या इसको केंद्रीय भाग होता है। और इस भाग में इलास्टिक तंतुओं की अरेखित पेशियों की व रक्त वाहिनियों की अधिकता पाई जाती है। किस किस की अधिकता पाई जाती है? ध्यान में रखना, इस भाग में इलास्टिक तंतुओं की, अरेखित पेशियों की और रक्त वाहिनियों की अधिकता पाई जाती है। तो आप क्लियर करना, इन दोनों में से जो कोर्टेक्स भाग है, उसमें अंड जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इस भाग में, इस अंड जनन की प्रक्रिया में अंडाणु की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। अंड जनन की प्रक्रिया में अंडाणु की विभिन्न अवस्थाएं संपन्न होती है और इनका निर्माण एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से होता है। इस प्रकार से आप देखें तो जो कोर्टेक्स होता है, निम्न कोर्टेक्स में पाए जाने वाली जो संरचनाएं होती है जिन्हें क्या कह सकते हैं, या आप कह सकते हो कोर्टेक्स में पाए जाने वाली संरचनाएं निम्न है, या उसमें पुटक कोशिकाओं के प्रकार कि इसमें प्राथमिक पुटक बनेगी, प्राइमरी फॉलिकल बनेगी, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी, टर्सरी फॉलिकल बनेगी, और उसके बाद एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगी। और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से किस प्रकार से वो रप्चर होगी और रप्चर होने के बाद किस प्रकार से उससे कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, और कार्पस ल्यूटियम से किस प्रकार से कार्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान में रखना, ये लिंक आपका अंड जनन में भी काम आएगा। ये लिंक आपका जब एपएस जो देखेंगे अपन
हाँ, इससे रिलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसका स्टडी करेंगे। और यहाँ पर भी अपन देख रहे हैं अंडाशय का, ऐसे तुम्हारी बुक में अंडाशय का स्टार्टिंग में कोई डिस्क्राइब नहीं दे रखा, इंट्रोडक्शन दे रखा है, लेकिन अपन वहाँ के पार्ट को भी यहाँ अपन क्या करें, कनेक्ट करके अंडाशय से रिलेटेड जितनी भी फिनोमिना है, जितनी भी घटनाएं हैं जिसमें सम्मिलित की जा सकती, वो सब चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं, जिससे कि अपनी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि भाई क्या होता है। जो अंडाशय होता है, अंडाशय में 3 आवरण हैं, कौन कौन सा, विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम के साथ ट्यूनिका, विसरल पेरिटोनियम, जनन उपकला और जनन उपकला के साथ साथ ट्यूनिका एल्बुजिनियम, 3 आवरण आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि यहाँ पर 3 आवरण आपको देखने को मिलेगा। कौन सा हो गया, ध्यान में रखना, सबसे बाहरी आवरण तो क्या पाया जाएगा, सबसे बाहरी आवरण तो विसरल पेरिटोनियम होगा, और जो आंतरिक आवरण है उसको बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनियम। सबसे आंतरिक आवरण क्या था, सबसे बाहरी आवरण, बाहर से अंदर की ओर देखो, सबसे बाहरी आवरण विसरल पेरिटोनियम, फिर जनन उपकला, और तीसरा होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस प्रकार से 3 आवरण देखने को मिलेगा। जो मेन भाग होता है कोर्टेक्स, इस कोर्टेक्स में अपन घटनाएं देखते हैं, तो कोर्टेक्स में क्या घटनाएं संपन्न होती है। इस प्रकार से अपन जो कोर्टेक्स भाग है उसमें अंडजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। किस प्रकार से अंडजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसका अपन देखते हैं। सर्वप्रथम जनन उपकला कोशिकाओं से क्या होती है, जर्म सेल का फॉर्मेशन होगा। उस जर्म सेल में या उपकला कोशिका में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणन होगा। जनन उपकला कोशिकाओं में क्या होगा, गुणन की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिससे अनेक कोशिकाओं का 16 से 32 कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिसे ऊगोनिया बोला जाता है। क्या कहा जाता है, ऊगोनिया का निर्माण होगा। और ये ऊगोनिया 16 से 32 जो ऊगोनिया बनेंगे, उनमें से कोई एक कोशिका मल्टीप्लिकेशन करके उनमें से कोई एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, 100 गुना अपने आकार में वृद्धि करती है, और वृद्धि करके एक प्राथमिक पुटक का निर्माण करती है, एक प्राइमरी oocyte का निर्माण करती है। अभी जो प्राइमरी oocyte वो 2n है, अभी यहाँ पर केवल वृद्धि हुई है, जिससे आकार में बड़ी होकर के वृद्धि हो गई, जिसे प्राथमिक oocyte बोला। और इस प्राथमिक oocyte के बाहर की ओर जो कोशिकाएं बची थी, वो कोशिकाएं एक लेयर का निर्माण करेगी, जिसे पुटक परत बोल सकते हैं, पुटक कोशिकाएं बोलेंगे, फॉलिकल सेल का निर्माण करेंगे। इन फॉलिकल सेल में फिर डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, फिर इन पुटक कोशिकाओं में गुणन होगा, इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे कि क्या होगा, बहुत सारी पुटक कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। बहुत सारे एक पुटक कोशिकाओं से एक लेयर का निर्माण होता है, जिसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। और उन पुटक कोशिकाओं के अंदर प्राथमिक जो oocyte के बाहर की ओर जो परत पाई जाती है, उसको जोना पेलुसोडा कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जोना पेलुसोडा कहा जाता है। और इस प्राथमिक पुटक में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है, पुटक कोशिकाओं में विभाजन होता है, जिससे अनेक पुटक कोशिकाओं का निर्माण होगा। लेकिन उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण होगा। लेकिन जैसे सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण होगा तो उसमें क्या होगा, जो केंद्रक वाला पार्ट है वो पार्ट एक तरफ धस जाएगा और एक तरफ धीरे धीरे खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाली कंडीशन होने लग जाएगी, जिससे कि बीच में जो द्वितीयक पुटक से तृतीयक पुटक बन जाएगी, और तृतीयक पुटक बनने के बाद वहां पर एक खाली अवकाश बनेगा, जिसे पुटकीय गुहा कहा जाता है या एंट्रम कहा जाता है, एंट्रम। और उसी के अंदर फॉलिकुलर एक्वस फॉलिकुलर भरा रहता है, एक्वस फॉलिकल्स भरा रहता है। आप कह सकते हो इसी तृतीय पुटक बाद में मैच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होती है। और ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है, एक तरह से इसमें सेकेंडरी oocyte पाई जाती है, क्योंकि प्राथमिक oocyte होती है, उस प्राथमिक oocyte में मियोसिस स्पष्ट हो जाता है। मियोसिस स्पष्ट होने के बाद सेकेंडरी oocyte बन जाती है। फिर सेकेंडरी oocyte, जैसे इसमें सेकेंडरी oocyte है, अब सेकेंडरी जैसे oocyte बन जाएगी तो सेकेंडरी oocyte के बाद उसमें मियोसिस सेकेंड होगा, और मियोसिस सेकेंड के बाद उससे ओवम का फॉर्मेशन होगा। तो पहले क्या होगा, जैसे ट्रसरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी, तो ग्राफियन फॉलिकल रज चक्र के 14वें दिन में फट जाएगी। 10 से 14वें दिन में क्या हो जाएगी, ग्राफियन फॉलिकल फटेगी, और फटने के बाद क्या होगा, वहां से ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय से बाहर निकलेगी। क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय से जैसे बाहर निकलेगी
तो वहां से ग्राफियन फॉलिकल जैसे वहां से फटेगी, अंडाशय में जैसे फटेगी तो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगी और ग्राफियन फॉलिकल बाद में अन्य सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो ग्राफियन फॉलिकल जो फटेगी उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, और ये सेकेंडरी oocyte बाद में मियोसिस सेकंड के थ्रू ओवम का निर्माण करेगी। बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल बची उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचे उन अपशिष्ट पदार्थ को बोला जाएगा कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम, जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो एक तरह से अंडाशय की एकंतर स्त्रावी कोशिका होती है। कार्पस ल्यूटियम क्या होती है? अंडाशय की अंतः स्त्रावी कोशिका होती है। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या काम करती है? एक तरह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती है। ध्यान में रखना, जो यहाँ पर जो पुटक कोशिकाएं बन रही है, फॉलिकल सेल्स बन रही है, उन फॉलिकल सेल्स के थ्रू एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है। जो फॉलिकल सेल्स बनती है उनके थ्रू एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है। और जो ग्राफियन पुटिका से जो भी कार्पस ल्यूटियम बनेगी, वेल डेवलप्ड जो कार्पस ल्यूटियम है, इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या फॉर्मेशन होगा? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के आवरण को बांधे रखने का काम करता है। उसको जहाँ मतलब रज चक्र में अच्छे से आप कर सकते हो, उसको लॉन्गिविटी बढ़ाता है, मतलब उसका ड्यूरेशन बढ़ाता है। एक टाइम के बाद ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्योंकि जैसे प्रोजेस्टेरोन, जैसे ही कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होती है तो उस दौरान क्या होता है? जो निकलने वाला हार्मोन है ना वो कम हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या हो जाएगा? लेवल कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तुरंत ही क्या होगा? जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम आवरण था वो पतली परत के रूप में झड़ने लग जाएगा और वो रज चक्र के रूप में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर निकलेगा। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि कार्पस ल्यूटियम का बहुत बड़ा रोल होता है। कार्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है उसके द्वारा उसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। जैसे कोई मादा है, जैसे उस मादा में प्रेग्नेंट हो गई, मतलब अंडाणु क्या कर गया? नर के शुक्राणु से फर्टिलाइज हो गया, तो उस दौरान जब वो मादा प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उस दौरान क्या होगा कि जैसे ही जायगोट बन जाएगा तो जायगोट बनने के बाद पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी। क्योंकि कार्पस ल्यूटियम क्या काम करेगी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करेगी। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्त्रवण से क्या होगा? एक तरह से वो गर्भ को ठहराने में, जो भी भ्रूण बनेगा उसको ठहराने में, उसको चिपकाए रखने में हाल काम करती है। जैसे कभी कभी हो जाता है माताओं में, कभी कभी क्या होता है माताओं में, जो भी बच्चा होता है वो अनावश मतलब उसमें से ब्लड रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब गिरने की संभावना होती है, तो उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर के पास फिर ले जा करके उसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन दिलाए जाते हैं। मतलब असमय में क्या होना? डिलीवरी होना, मतलब अनडेवलप्ड कंडीशन में होना, तो उस कंडीशन में फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है जिससे कि उसका डेवलपमेंट आगे होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। तो ऐसी प्रोसेस कहाँ हो रही? ये गर्भाशय में संपन्न होगी। इस प्रकार से ये अपना एक तरह से टीएस ऑफ ओवेरी का डायग्राम है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हो। ऐसा थोड़ा इस टीएस ऑफ ओवेरी के बारे में है। आगे देखते हैं, स्ट्रोमा के बारे में बात कर रहे थे कि स्ट्रोमा होता है ना, स्ट्रोमा दो भागों में विभक्त होता है। स्ट्रोमा दो भागों में विभक्त होता है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? कॉर्टेक्स। जिसको आप पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोल सकते हो, मतलब ये परिधीय भाग होता है, ध्यान में रखना। आप ये कह सकते हो, डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो कि यह परिधीय भाग होता है, कौन सा भाग होता है? परिधीय भाग होता है। और यह सघन क्षेत्र होता है, यह सघन क्षेत्र होता है।
कौन सा होता है? सघन क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र में रेटिकुलर तंतु, इस क्षेत्र में रेटिकुलर तंतु व तर्कु रूपी संयोजी उत्तक की अधिकता होती है। तर्को रूपी संयोजी उत्तक की अधिकता होती है। और ध्यान में रखना, और इस कोर्टेक्स भाग में अंडजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कोर्टेक्स में क्या होती है? अंडजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ध्यान में रखना, आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर्टेक्स भाग में जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसे अंडजनन की प्रक्रिया कहा जाता है। मेडुला भाग में, जो मेडुला भाग है ये केंद्रीय भाग होता है और इस भाग में इलास्टिक तंतुओं, अरेखित पेशियों तथा रक्तवाहिनियों की अधिकता पाई जाती है। और इन दोनों भागों में से जो कोर्टेक्स भाग होता है, वो भाग सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें अंडजनन की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। और इस क्या होती है? अंडजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ध्यान में रखना, इसी भाग में क्या होता है? इसी भाग में अंडाणु की विभिन्न अवस्थाएं बनती है। क्या होता है? इसी में क्या होता है? अंडाणु की विभिन्न अवस्थाएं बनती है, जिन्हें क्या बोला जाता है? पुटक कहा जाता है। जिन्हें पुटक या फोलिकल कहा जाता है या फोलिकल कहते हैं। इन पुटक का निर्माण एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से होता है। इन पुटक का निर्माण एफएसएच के प्रभाव से होता है। किसके प्रभाव से होता है? एफएसएच के प्रभाव से होता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुटक बनेंगी, तो आप यहाँ पर वलकुट में पाए जाने वाले विभिन्न पुटक का अध्ययन। तो कोर्टेक्स में जो पाए जाने वाले पुटक है वो निम्न है, लिख लेते हैं। कोर्टेक्स भाग में पाई जाने वाली अवस्थाएं या पुटक कोशिकाओं के निम्न प्रकार हैं। जिसे बोले तो फर्स्ट पॉइंट है कौन सा? प्राथमिक पुटक, या आप क्या बोल सकते हो? प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल है, तो इन प्राइमरी फॉलिकल से कौन सी फॉलिकल का निर्माण होगा? सेकेंडरी फॉलिकल। दूसरा आ जाएगा तीसरा तृतीयक पुटक या ग्राफियन फॉलिकल।
इसको आप ग्राफियन पुटक भी बोल सकते हो। क्या बोला जा सकता है? ग्राफियन फॉलिकल भी कहा जा सकता है। तो आप कह सकते हो, आपने यहाँ डिटेल स्टडी करेंगे कि प्राथमिक पुटक होती क्या है, द्वितीयक पुटक होती क्या है, तृतीयक पुटक होती क्या है, किस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार से बनेगी। फर्स्ट स्टडी करेंगे प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक क्या होगा कि यहां पर लिखते हैं कि अंडाशय में पाई जाने वाली, अंडाशय में पाई जाने वाली, कहां पर पाई जाने वाली? अंडाशय में पाई जाने वाली जनन उपकला की कोशिकाओं को, अंडाशय में पाई जाने वाली जनन उपकला, अंडाशय में पाई जाने वाली जनन उपकला की कोशिकाओं को, जनन उपकला की कोशिकाओं को उत्पादक कोशिकाएं या प्राइमरी जर्म सेल, या प्राइमरी जर्म सेल कहा जाता है, या प्राइमरी या प्राइमोर्डियल प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहा जाता है। आगे लिखना, यह उत्पादक कोशिकाएं, यह उत्पादक कोशिकाएं, यह उत्पादक कोशिकाएं अंड जनन की प्रक्रिया को, यह उत्पादक कोशिकाएं अंड जनन की क्रिया को या अंड जनन की प्रक्रिया को, अंड जनन की प्रक्रिया को प्रारंभ करती है। अंड जनन की प्रक्रिया को क्या करती है? प्रारंभ करती है। अब क्या होगा? यह, और ध्यान में रखना, इस प्राइमरी जो फॉलिकल है, या आप कहते हैं कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर सेल से प्राइमरी जर्म सेल है, सबसे पहले इसमें गुणन होगा, सबसे पहले इसमें समसूत्री विभाजन होगा। तो अपन आगे देखते हैं और आगे लिखना, यह सबसे पहले तेजी से गुणन द्वारा या समसूत्री विभाजन द्वारा, तेजी से समसूत्री विभाजन द्वारा, तेजी से समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती है। अपनी संख्या क्या करती है? बढ़ाती है। उसके बाद करके क्या होगा? और ये बनने वाली और इन बनने वाली कोशिकाओं को, और इन बनने वाली कोशिकाओं को, इन बनने वाली कोशिकाओं को ओगोनियल सेल कहा जाता है। बनने वाली सेल को क्या बोला जाता है? ओगोनियल सेल। ओगोनिया भी बोल देते हैं,
सिंगल रहेगी तो ऊगोनिया, और मल्टीपल रहेगी तो क्या रहेगी, ऊगोनियल। ऊगोनियल सेल कहा जाता है। ऊगोनियल सेल व यूगोनियल कोशिका कहा जाता है। वह क्लियर। इसके पश्चात इनमें से कोई एक कोशिका, इसके पश्चात इनमें से कोई एक कोशिका, इनमें से कोई एक कोशिका आकार में 100 गुना बढ़ जाती हैं। आकार में 100 गुना बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती है, आकार में 100 गुना बढ़ जाती है। और वृद्धि करने वाली इस बड़ी कोशिका को, और वृद्धि करने वाली इस बड़ी कोशिका को, वृद्धि करने वाली इस बड़ी कोशिका को, वृद्धि करने वाली इस बड़ी कोशिका को प्राथमिक oocyte कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, प्राथमिक oocyte कहा जाता है। और शेष कोशिकाएं वृद्धि करने के बाद, और शेष कोशिकाएं इसके चारों ओर एकत्रित हो जाती है। इसके चारों ओर एकत्रित हो जाती है, जिन्हें पुटक कोशिकाएं कहते हैं। जिन्हें क्या बोला जाता है, पुटक कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोला जाएगा, पुटक कोशिकाएं कहते हैं। अब इन पुटक कोशिकाओं के पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात oocyte अपने चारों ओर एक पारदर्शी आवरण बनाती है। एक पारदर्शी आवरण बनाती है। क्या बनाती है, अपने चारों ओर एक पारदर्शी आवरण बनाती है, जिसे ज़ोना पेलुसिडा कहा जाता है। ज़ोना पेलुसिडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज़ोना पेलुसिडा कहा जाता है। इस अवस्था को प्राथमिक पुटक कहते हैं। क्या बोला जाता है, प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। क्या हुआ, इस स्टेज में सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम से प्राइमरी जर्म सेल अलग हुई। उन प्राइमरी जर्म सेल से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हुआ, जिससे कि ऊगोनियल सेल का निर्माण हुआ। ऊगोनियल सेल में एक कोशिका आकार में बढ़ोतरी करी, जिसे क्या बोला, जिसे प्राइमरी oocyte कहा। और इस oocyte के चारों ओर जो बनने वाले जो कोशिकाएं हैं, पुटक कोशिकाएं, वो इनके चारों ओर एकत्रित हो गए, जिससे कि
पुटक कोशिका, जो भी कोशिका थे उनके चारों ओर एकत्रित हो गए, जिन्हें पुटक कहा या पुटक कोशिकाएं कहते हैं या पुटक कहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ?